हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। तो जैसे हिंदी में आपने फोड़ा है वैसे आपको बायोलॉजी में फोड़ना है। तो हमने हिंदी में भी बहुत सारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस की तैयारी की थी और जो कि बहुत ही हेल्पफुल हुई। तो वैसे ही हम बायोलॉजी में भी कर रहे हैं कि बायोलॉजी में भी एमसीक्यू हमसे गलत ना हो पाए। तो आज फिर हम बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन के साथ आपके साथ मिलना है। तो प्लीज सेशंस को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए और जो भी क्वेश्चंस आए आप उसे आसानी से अपने एग्जाम में हल कर लो। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के करते हैं क्लास की शुरुआत। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपके बोर्ड के एग्जाम्स में एक साथ ही मिल जाए आपको तैयार करने के लिए। और हम अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आपकी पढ़ाई को जो है थोड़ा सा इजी बनाया जा सके। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है तो क्वेश्चंस बहुत आसान, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं तो हमारे आसान क्वेश्चंस भी हो जाते हैं गलत। तो यानी जो पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग कण का जो स्थानांतरण होता है वो क्या कहलाता है? परागण, प्रसारण, संलयन, निषेचन। तो भाई प्रसारण नहीं, हम एक अच्छा तरीका वर्ड यूज करते हैं परागण यानी पॉलिनेशन हो जाएगा। संलयन तो युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो उसको संलयन कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को निषेचन कहते हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता। और प्रसार, प्रसार भाई हम बायोलॉजिकल वर्ड यूज करेंगे, प्रसार मतलब तो कुछ भी होता है। अब आपके पास है कि अनिषेक जनन होता है। अनिषेक जनन का मतलब ये होता है कि जिसमें बिना निषेचन के ही क्या किसी भी मतलब भ्रूण का मतलब ज़ैगोट का फॉर्मेशन हो जाए तो वहां पे होता है अनिषेक जनन। तो वो कहाँ कहाँ पे होता है? रोटिफॉर्स में, मधुमक्खियों में, टर्कियों में कि उपयुक्त सभी में? तो ये सभी में होता है। मधुमक्खियों में भी होता है कि बिना मतलब निषेचन के ही वहां पे क्या हो जाता है, एक जीव का निर्माण हो जाता है। मधुमक्खियों में बात करें तो ड्रोन, ड्रोन 16 से 16 डायरेक्टली ड्रोन बन जाता है, वहां पे क्या होता है, निषेचन तो होता नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है? सहजीवी का मतलब क्या होता है कि इसमें मतलब दो जीव रहते हैं अलग अलग और उसमें एक जाति को लाभ होता है लेकिन दूसरी जाति को ना ही तो लाभ होता है ना ही तो हानि होती है, और इस संबंध को हम कहते हैं सहजीवी। तो इसमें जो चार ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सा सही है? क्या राइजोबियम में, क्या माइकोराइजा में, क्या नॉट स्टॉक में, तो क्या एक और थर्ड में भी? तो जो नॉट स्टॉक है ये तो भाई खुद अपना भोजन पोषण बना लेता तो इसे किसकी जरूरत है? तो जो राइजोबियम है और माइकोराइजा है यानी पहले और तीसरे में ये क्या होता है, सहजीवी संबंध होता है। ये लेग्यूमिनेसी कुल के साथ मिलके जो होते हैं इसमें भी वो उसको क्या करते हैं, एक से पोषण लेते हैं और उसका दूसरे का कोई कुछ भी इसमें फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो उसे लाभ होती है नहीं हानि में होती है। तो यानी सहजीवी संबंध स्थापित करके रखते हैं। चौथा क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चांसेस हैं पूछने के, सभी तो इंपॉर्टेंट ही है कि निम्नलिखित में से आभासी फल नहीं है। फिर हमारे पास आ गए हैं नहीं भाई साहब। तो इसे नहीं भाई साहब को थोड़ा गौर से पढ़िएगा कहीं कि ये तो थोड़े होते हैं छिपे और जल्दी जल्दी हम इनको पढ़ते नहीं है और करके आ जाते हैं गलती। तो आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो गलती तो बिल्कुल नहीं होगी। तो बस आप प्रैक्टिस करके जाओ, गलतियां अपने आप नहीं होंगी। तो सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, देखिए जैसे ही हमें आभासी फल पढ़ते हैं ना सेब दिखता है हम डायरेक्ट टिक लगा देते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है। तो भाई सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट तीनों में होता है, तो जो आम है इसमें ही नहीं होता है। आभासी फल का मतलब क्या होता है? तो आभासी फल का मतलब यही होता है कि इसमें जो फल का निर्माण होता है वो अंडाशय से नहीं होता है, फल का जो निर्माण होता है वो पुष्पासन से हो जाता है, उसे ही हम आभासी फल कहते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? यानी जो वीर्य है उसको जैसे हम स्टोर करते हैं तो हम किसमें इसको स्टोर करके रखेंगे? रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में रखेंगे, हम बर्फ में रखेंगे, तरल N2 में रखेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो भाई रेफ्रिजरेटर बर्फ इतना आसान होता तो फिर तो ये बहुत ही तकनीकी अच्छी होती। तो ये दोनों गलत है। तरल लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है, आपके वीर्य को हिमीकृत किया जाता है। अब आपके पास यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? यानी जो ये परजीवी प्लांट बनाए गए थे तो उसमें से एक गोल्डन राइस भी था, तो उसको
क्या ट्रांसफर किया गया था चावल में कि उसे गोल्डन राइस बोल दिया जाएगा? सोना डाल दिया गया था क्या उसमें कि हम उसे बोल दिए कि हाँ ये गोल्डन राइस है? तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये मजाक की बात है। देखिए जब बंगाल का अकाल पड़ा था ना, तो उस समय मतलब कुपोषण का शिकार हो गए थे लोग और भूख भी नहीं मिट पा रही थी, तो उसी को क्या करना था, उसी को उस समस्या का समाधान निकालना था। तो यानी कि हम पोषण की भी आपूर्ति कर लें और भूख भी मर जाए। तो वही विटामिन ए डाल दिया गया कि लोगों को पोषण भी मिल सके और यहाँ से भूख भी क्या हो जाए, शांत हो जाए। तो विटामिन ए को डाला गया था, सी डी बी को नहीं डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन अभियांत्रिकी मानव इंसुलिन किससे बनता है? यानी जीन अभियांत्रिकी में जो मानव इंसुलिन है किससे बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फफूंदी से, पादप से, इष्ट से, नो जीवाणु से बनता है। ये फफूंदी कवक से बनाएंगे, प्लांट बनाएंगे? नो भाई, इससे क्यों बनाएंगे, हमें जीवाणु ही तो हैं जो कि हानिकारक भी है, लाभदायक है। अब आपके पास आ जाता है कि बीटी कपास किससे प्रतिरोधी होता है? यानी हम जो बीटी बैगन, बीटी कपास बनाए हैं, तो वो बीटी क्या करता क्या है, वो किससे दूर रखता है? क्या वो सूखे से बचा लेगा? क्या वो खरपतवारनाशी से बचा लेगा? क्या वो लवट से बचा लेगा? तो नहीं भाई, वो कीटों से नहीं, कीटों से सुरक्षा कर लेता है, क्योंकि कीटों के लार ग्रंथियों में एक टॉक्सिन का सिक्रीशन होता है और जैसे ही वो इस वाली फसल को खाएंगे, ये जीवाणु जाके उनकी लार ग्रंथियों को फाड़ देता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर जब एक को मृत्यु देखेंगे तो दूसरा उनके पास जाएगा नहीं, भाई मत जाइयो, वहां खतरा है, वो दूसरे को जाके बताएगा, इंसान के जैसे नहीं है कि हाँ यहाँ पे जाओ, क्योंकि इंसान तो भाई एक खतरा है तो दूसरे को बताने में बहुत कंजूसी करेगा, जाए भाई जाए। अब आपके पास है कि अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची है, यानी जो अभियांत्रिकी में जो कैंची प्रयुक्त की जाती है वो कौन सी है? क्या डीएनए लाइगेज है, क्या डीएनए पॉलीमरेज है, क्या हेलिकेज है, क्या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज है? तो हमारा आंसर तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज है, लेकिन हम बाकी सभी पे भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जो डीएनए लाइगेज है ये क्या काम करती है? जोड़ने का काम करती है, जोड़ने का डीएनए खंडों को। और जो ये डीएनए हेलिकेज होती है ये तोड़ने का, और ये जो पॉलीमरेज होती है ये पहचानने का। पहचान पहचान के ये लेके आएगी, हाँ भाई चल तुझसे हमें बनाना है, मतलब एक कोडांस को पहचानने का कार्य करती है और लेके आती है कि आरएनए डीएनए काम क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज का मतलब क्या हो सकता है, आप निर्माण लिख सकते हो। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ से क्वेश्चंस की पहली ट्रांसजेनिक पादप थी, यानी जो सबसे पहले ट्रांसजेनिक पादप बनाया गया था वो क्या था? सूत, अलसी, मटर। तो वो था आपके पास टोबैको, तंबाकू, क्योंकि तंबाकू के पत्तियों में लग रहे थे कीड़े। और भाई इंडिया की कुछ अलग लेवल है, सब कुछ जाए लेकिन हमारे थोड़े मादक पदार्थ होते हैं वो अच्छे से मिलने चाहिए, उनकी बिक्री बहुत अच्छे से होती है। तो इस वजह से ये आपके पास जो तंबाकू होता है इसी को सबसे पहले ट्रांसजेनिक फसल बनाई गई थी, यानी इसी में जो इसके पत्ते खराब हो रहे थे तो कुछ ऐसा डाल दिया गया जिससे उसके पत्ते खराब ना हो और जो तंबाकू का पौधा हो बहुत ही अच्छे तरीके से फल फूल सके। तो अब हम आ जाते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पे। तो प्लीज बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से क्वेश्चंस को देखते रहेंगे ताकि आपके ये क्वेश्चंस आ जाएं तो छूटने के चांसेस बिल्कुल भी ना हो। तो 11वां क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि कैंसर का कारक है, यानी जो कैंसर है वो किसके कारण होता है? ऑन्कोजीन्स, अवुर्दीय विषाणु, ऑन्कोजीन्स तथा अवुर्दीय विषाणु, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों से होता है भाई, ऑन्कोजीन से भी और अवुर्दीय विषाणु से भी कैंसर के ये दोनों क्या हैं? कारक हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस रोग हेतु एलिसा परीक्षण किया जाता है या एलिसा की जांच की जाती है? कौन से रोग में एलिसा टेस्ट किया जाता है? मलेरिया में, टाइफाइड में, डेंगू में? नो। एचआईवी या एड्स के मतलब चेकअप के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है और एलिसा परीक्षण के बाद पता चल जाता है कि हाँ एचआईवी वायरस या एड्स है कि नहीं है। फिर एक परीक्षण पे क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से किस रोग हेतु बिडाल परीक्षण किया जाता है? जो बिडाल टेस्ट होता है तो वो किसके लिए किया जाता है? मलेरिया, पोलियो, खसरा, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, इसमें कंफ्यूजन है, फिर भी भाई टाइफाइड में किया जाता है आपके पास बिडाल टेस्ट। तो जब भी हम टेस्ट करवाने जाते हैं ना ब्लड, तो वो अगर आपको मतलब टाइफाइड है तो कैसे पता चलेगा? वो बिडाल टेस्ट करते हैं। तो कभी आप अगर अपनी रिपोर्ट देखे होंगे तो उसमें नीचे लिखा रहता है बिडाल टेस्ट किया गया है, उसी से पता चलता है कि टाइफाइड है कि नहीं है। फिर उसके बाद तो पूछा जा रहा है यहाँ से कि हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? यानी जो हरित क्रांति थी उसका नेतृत्व किसने किया? डेनिसन रोडमैन ने किया था, जेन गुडाल ने किया था,
कि इनमें से कोई नहीं कि नार्मन बोरलॉग। तो बोरलॉग को याद रखिएगा भाई, इन्होंने ही हरित क्रांति का नेतृत्व किया था। और आपसे पूछा ये भी जा सकता है कि जो हरित क्रांति है वो किससे संबंधित है। तो जो हरित क्रांति है वो कृषि से संबंधित है। एक और आती है श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। नील क्रांति जो है वो मत्स्य पालन मतलब पशुपालन से संबंधित है। तो आपको क्रांति थोड़े से एक बार मतलब रिवीजन कर लेना चाहिए भाई। हरित नहीं पूछा तो पूछ सकता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो हम दूध से बोल लेते हैं। नील क्रांति किससे संबंधित है, तो वो मत्स्य वाले में पशुपालन वाले में आ जाता है कि नील क्रांति उससे संबंधित है। और हरित तो कृषि के लिए है और इनका जो नेतृत्व नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। अब हम आ जाते हैं अपने 15वें क्वेश्चन पे कि गोबर गैस संयंत्र में किस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। यानी जो गोबर गैस प्लांट बनाया जाता है उसमें कौन सी बैक्टीरिया होती है और क्या करती है, क्या बनता है, वहां से कौन सी गैस निकलती है। तो जो गोबर गैस में क्या सायोनोजेनिक या ऑन्कोजेनिक, भाई ये कैंसर का कारक है तो ये कहाँ से आ जाएगी। पर्ड्रोजेनिक नो, तो यहाँ से मिथेनोजेनिक होता है। और मिथेनिक नाम किससे पड़ा है कि भाई यहाँ से CH4 निकलता है और इसका नाम मेथोन है, मेथेन है। तो ये मेथेन का जो निकालते हैं उन्हें मेथोनोजेनिक बैक्टीरिया कहा जाता है। तो अब हम आ जाते हैं अपने 16वें क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूण कोश में पाई जाती है। देखिए हम यहाँ विशेष रूप से आवृत बीजी वाले प्लांट में पढ़े थे लैंगिक जनिन में, तो उसमें हमने देखा था कि दोहरा निषेचन हो रहा है, लेकिन बाकी सभी में तो सिंगल निषेचन होता होगा। तो आखिर कौन सी ऐसी कोशिका है कि जो सब में पाया जाएगी और वहां पे निषेचन होगा। तो भाई सिंगल निषेचन किसके साथ होगा, आपको बनाने का मेन उद्देश्य तो भ्रूण है, तो भ्रूण किससे बनेगा, अंड कोशिका से ही बनेगा। तो सह कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, अंड कोशिका और ध्रुवीय कोशिका तो नो। यहाँ से जो अंड कोशिका होती है ये सभी में कॉमन होती है, क्योंकि अंड कोशिका ही नर युग्मक संलयन करता है और नर युग्मक के संलयन से ही यहीं से आपके भ्रूण का क्या होता है, निर्माण होता है। तो अब आप आ जाइए 17वें क्वेश्चन पे, और ये आप इम्पोर्टेंस लगा लो क्योंकि ये आपके दिमाग से खेला जरूर जाता है कि एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर होता है। यानी वहां पे जब निषेचन हो जाता है, मतलब निषेचन नहीं, यहाँ से भ्रूण कोश पूछा जा रहा है ना, तो जब वो परिपक्व हो जाता है तो वहां पे कोशिकाओं की संख्या और केंद्रकों की संख्या क्या होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या 7 केंद्रक होते हैं, क्या 8 केंद्रक होते हैं, कि 8 केंद्रक 7 कोशिकाएं, कि 7 केंद्रकीय 7 कोशिकीय, कि 8 केंद्रकीय की तथा 8 केंद्र की। तो आइए हम एक बार इसे फिगर से समझते हैं। तो ये वाला जो फिगर है ना भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस को हमारे क्लियर करते आ रहा है, तो इसको तो आप छोड़ेंगे नहीं, ना इंसाफी नहीं करेंगे इसके साथ। ये एक कोशिका, ये एक कोशिका, ये एक कोशिका, फूल जैसे बना लो भाई। ये कोशिका जो है आपस में ज्वाइंट है और 3 कोशिकाएं आपकी यहाँ पे हैं। तो ये आपके पास अंड कोशिका हो गई, अंड कोशिका, और ये जो 2 है ये सहायक कोशिका हैं, सहायक कोशिका, क्योंकि आपसे आवृतबीजी का ही पूछा है। और ये जो है ये तीनों, ये आपके पास क्या है, ध्रुवी है, और ये प्रतिबेशांत या एंटीपोडल, एंटीपोडल। तो अब गिन लो, 1 केंद्रक, 2 केंद्रक, 3 केंद्रक, 4 केंद्रक, 5 केंद्रक, 6 केंद्रक, 7 केंद्रक, 8 केंद्रक। लेकिन बस यहाँ पे ये काउंट रखना कि अब 8 केंद्रक हो गए तो 8 कोशिका हो गई। अब 4 नंबर का ऑप्शन लगा के हम आके कर गए माइनस, गलती। तो ये जो होती है ध्रुवीय कोशिका ना, ये कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं, तो इन कोशिकाओं को हम एक काउंट करते हैं, एक शेल एंड 2 न्यूक्लियस। तो बस यहीं पे थोड़ा सा खेला हो जाता है, जिसके कारण ये खेला होता है कि आपके पास 8 तो केंद्रक हो गए, और यहाँ से 3 3 6 और 1 7 7 आपके पास क्या हो गई, सेल हो गई। ये 8 न्यूक्लियस और 7 सेल। तो ढूंढिए कहाँ है 8 केंद्रक 7 कोशिका, हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको क्लियर करके रखना है। वो वाले फिगर को तो आप दिल और जान में एकदम बसा लो कि हाँ भाई तुझे हम भूलने वाले नहीं है। वो गाना होता है ना कि दिल में बसा के, मतलब जो भी हो, तो वही आप इसके लिए भी कर लो, अपने बायोलॉजी के लिए भी। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि जो सैल्विया में परागण होता है, सैल्विया एक प्लांट है उसमें परागण कैसे होता है। भाई पर परागण है तो उसे कौन सी माध्यम की आवश्यकता होगी, जल, वायु, कीट, तो उसमें होता है कीटों द्वारा। अगर आपसे यही पूछ दिया जाता कि कमल में परागण बताओ और वहां लिखा होता जल,
तो आप नॉर्मली अगर पढ़े नहीं हो थोड़ा ना, बाकी जो हमारे बच्चे प्रैक्टिस पहले से किए हैं, वो तो जल में भूल के जल मतलब उस पे जाएँगे नहीं। देखिए जो कमल होता है वो जल के ऊपर खिलता है, कीचड़ के ऊपर खिलता है, तो ऊपर फूल में जल कैसे लेके जाएगा? वहाँ पे जल तो पहुँचता नहीं है। और हमें पता है कि जो कमल के फूल हैं उसी में भौरे जी करते हैं निवास, तो भौरे जी करते हैं निवास तो वो कमल को थोड़ी हेल्प भी करते हैं, यानी उसमें परागण की क्रिया भी करवाते हैं एक से दूसरे पे उड़ के, तो उसमें भी कीटों द्वारा होता है और साल्विया में भी कीटों द्वारा होता है, क्योंकि ये जल के सतह के ऊपर पाए जाते हैं और जो सल सतह पे या सतह के नीचे पाए जाते हैं उसमें जल द्वारा होता है। जैसे वेसलिनेरिया ये सारे में हो जाता है आपके पास। अब आपसे ये क्वेश्चन थोड़ा मैथमेटिकल्स पूछा जा रहा है कि 200 लघु बीजाणु के निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीज द्वारा कूपर द्वारा, तो जो लिवेनहॉक थे उन्होंने ही पॉली एम्ब्रियोनी की खोज की थी। तो पॉली एम्ब्रियोनी को क्या कहते हैं? बहुबुर्दा कहते हैं। तो आप याद रखेंगे पॉली एम्ब्रियोनी लिवेनहॉक। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट 21 क्वेश्चन आ जाता है कि प्रतिमुखी कोशिकाएं वे होती हैं जो उपस्थित होती हैं। अब यहाँ से फिर वही वाली संरचना आपको याद रखना है जो संरचना आपने यहाँ पे बनाई थी कि प्रतिमुखी एंटीपोडल यही कोशिकाएं पूछी जा रही है ना, तो ये किस भाग में होती हैं? निभागीय छोर पे, अंडद्वार छोर पे, मध्य में, इनमें से कोई नहीं, तो ये होती है निभागीय छोर में, क्योंकि अंडद्वार में तो भाई सहायक कोशिकाएं हैं, तो ये किसमें होती है? निभागीय छोर में हो रही है। प्रतिमुखी तो उसको निभाग बोलते हैं, मध्य में तो ध्रुवीय होती है और इनमें से कोई तो होगा नहीं। अब आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, यानी भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? यहाँ से सर जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर बीरबल साहनी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, तो इसमें पी महेश्वरी जो हैं यही हैं भारतीय भ्रूण विज्ञान के क्या हैं? विज्ञान के जनक हैं। अब आ जाइए आप 23वें क्वेश्चन पे कि युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी जो युग्मक बनता है उस प्रक्रिया को क्या कहलाएगा? अरे यार ये बहुत इजी है, अंडजनन बोलेंगे। नहीं, अंडजनन क्यों बोलेंगे? अंडजनन तो अलग अलग बनता है भाई, एन कोशिकाएं होती हैं। युग्मक बनने की कोशिश कायिक विभाजन, यहाँ से युग्मक जनन, कि ये सभी क्या बोलेंगे इसमें से? अब युग्मक क्या होता है? युग्मकों के संलयन को ही हम क्या बोलते हैं? यहाँ से निषेचन बोलते हैं। तो अंडजनन भी क्या है? यहाँ से इसको हम अंडजनन तो बोलेंगे नहीं, ये अंडाणु का निर्माण हुआ, कायिक विभाजन बोलेंगे नहीं, तो जनरली जब युग्मक जनन दिया है तो यहाँ से लगा सकते हैं। अब उसके पास यहाँ से 24वां क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि पराग कण का बाह्य चोल बना होता है, यानी जो पराग कण होता है उसका बाह्य चोल किसका बना होता है? तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि जो यहाँ से पॉलन ग्रैंड्स होते हैं उनको अगर हम अम्ल में डाल दें, बहुत हीट में रख दें, बहुत ताप में रख दें, तब भी वो बचे रहते हैं। तो वो किस द्वारा बचे रहते हैं? तो उनके बाहर एक बहुत ही दृढ़ परत पाई जाती है जो कि उसको बचाए रखती है, और वो परत बैक्टोसेलुलोज नो, लिग्नोसेलुलोज नो, परागकीट नो, स्पोरोपोलिन की लेयर होती है जो अम्ल और धूप और मान लीजिए ताप और बहुत ठंडे के प्रति क्या होती है? बहुत ही प्रतिरोधी होती है। अब आपसे पूछा जाए कि किसमें परागकण का निर्माण होता है? परागकण का निर्माण किसमें होता है? परागकोश में, तनु में, तंतु में, यहाँ पे बिंदी है, वर्तिकाग्र में कि वर्तिका में? तो परागकोश में भाई, परागकण परागकोश में ही बनेगा, जनरल बात है। अब पूछा जा रहा है कि मानव शुक्राणु के अग्रभाग में होता है, तो हमने मानव शुक्राणु की संरचना बनाई ही थी, तो संरचना अगर आपको याद होगी तो ऐसी संरचना होती है, तो इस त्रिभुज वाले संरचना को हम क्या कह रहे थे भाई? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया था, वो तो बीच में था, इसमें था आपके पास एक्रोसोम, तो वही पूछा जा रहा है, तो ढूंढ लो भाई, एक्रोसोम कहीं दिख रहा है? जल ये तो कभी नहीं हो सकता, ये सब ये भी नहीं हो सकता, एक्रोसोम ही पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मध्य भाग में क्या होता है, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया लगा लेना। अब उसके बाद पूछा जा रहा है कि प्रसव के दौरान किस हार्मोन्स का स्रावन होता है? एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन? भाई एंड्रोजन, एंड्रोजन तो रहता है ना हार्मोन्स, एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन्स है, कह सकते हैं, लेकिन इसको तो हम गलती से भी ना लगाएं अगर हम थोड़ा पढ़े हो तो। तो जो प्रसव के समय क्या होना चाहिए? रिलैक्सिन हार्मोन्स का सिक्रीशन होना चाहिए।
रिलैक्सेशन का कार्य ही तो होता है कि ये पेशियों को क्या करेगा, ऐसे पेशियों की दीवारों को मुलायम करता है, जिसके कारण प्रसव आसानी से हो सके, जो शिशु है वो बाहर आसानी से आ सके। तो रिलैक्सिन हार्मोन्स का क्या होता है, प्रसव के समय सिक्रीशन होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जब टर्नर सिंड्रोम विकार हो जाए तो उस मानव में गुणसूत्र कैसे होंगे, क्या नॉर्मल होंगे कि अधिक होंगे कि कम होंगे कि ये सभी होंगे। तो ये सभी तो होगा नहीं, जब पूछा जा रहा है कुछ तो प्रभाव पड़ेगा भाई, तो ये सभी सभी प्रभाव एक साथ कैसे पड़ सकते हैं, बढ़ सकती है। टर्नर, टर्नर से याद रखिएगा, टर्न हो गया यानी एक जो गुणसूत्र एक होता है वो टर्न हो जाता है यानी कम हो जाती है, बराबर बिल्कुल भी नहीं। तो ये थे आपके पास आज के सेशन में इतना ही। तो प्लीज ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, बस आप इसे अच्छे से देखते चलिए, आपके बायोलॉजी का भी टारगेट कंप्लीट होगा और आप इसमें भी 70 आउट ऑफ 70 ला के अपने फोकस को क्या करोगे, पूरा करोगे। तो बस आपको क्या करना है, सेशंस को फुल वॉच करना है, ताकि आपके हर एक डाउट्स, हर एक क्वेश्चंस क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, और आपके ये जो नंबर है वो भी क्लियर हो जाए। क्योंकि हमने यहाँ से आपके पास एमसीक्यू और यहाँ से अति लघु और फिर उसके बाद लघु, फिर उसके बाद विस्तृत सभी क्वेश्चंस कराने वाले हैं और बहुत क्वेश्चंस हो भी गए हैं, यानी आपके पूरे एग्जाम्स में फुल तैयारी क्या होने वाली है, फुल प्रिपरेशन मिलने वाली है। तो बस आप अच्छे से तैयार करते रहो, बाकी आपका टारगेट तो कंप्लीट होके रहेगा, आपने जो सोचा है वो आपको मिल के रहेगा। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। और प्लीज वर्क हार्ड, अब यही तो दिन बचे हैं, ये मेहनत करने के भी दिन बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं मेरे दोस्तों। तो मेहनत करने का ये अवसर मिला है, इसे जाने मत देना, यूं मेहनत करके आना, और मेहनत करके हारोगे वो कहानी, वो सुकून भी बहुत ही अलग का होगा। तो अगेन थैंक यू।